नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, बिहार में आजकल उपचुनाव का दौर जारी है। पहले विधानसभा की 4 सीटों पर चुनाव हुआ, जहां INDIA गठबंधन को जोर का झटका लगा और NDA ने सभी सीटों पर बाजी मारी। अब बारी MLC उपचुनाव की थी। यहाँ पर तिरहुत में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में, जो कि देवेश चंद्र ठाकुर की सीट थी, सांसद बन जाने की वजह से खाली हुई थी, वहां पर 5 दिसंबर को वोटिंग हुआ और कल 9 दिसंबर से जो रुझान है वो आ रहे हैं। और जिस तरीके के रुझान आए हैं उसमें एक बात साफ दिखाई दे रही है कि इस बार JDU और RJD दोनों को करारा झटका लगा है और एक निर्दलीय प्रत्याशी जो कि नीचे से उठकर यहां तक पहुंचा, चुनावी मैदान में उतरा, शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी, वो बहुत आगे बढ़त बना चुके हैं और शायद औपचारिक तौर पर उनके जीत का ऐलान कुछ देर में आपको सुनने को मिल सकता है। लेकिन इन सब के बीच में आज सुबह सुबह लालू प्रसाद यादव, राजद सुप्रीमो, का एक बयान बिहार की सियासत में काफी चर्चा में चलने लगा, जब नीतीश कुमार के महिला संवाद यात्रा पर उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया। तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तिरहुत में क्या हुआ, कैसे हुआ और इसका प्रभाव आगामी विधानसभा में क्या पड़ सकता है, किन नेताओं का अब कद छोटा होने जा रहा है और किसका ऊंचा होने जा रहा है। लालू यादव ने जो बोला, क्या उसका भी असर पड़ेगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं। सबसे पहले चर्चा लालू यादव के बयान पर। जो बात उन्होंने कही है, शायद उन शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर तो चर्चाएं होती रहती थी कि कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं, कहीं भी कुछ भी कर देते हैं। लेकिन अब तो लालू यादव भी उसी रेस में। लालू यादव अब नीतीश से टक्कर लेते हुए दिख रहे हैं बयानों के सिलसिले में, क्योंकि नीतीश कुमार जी भी कई बार ऐसे विवादास्पद बयान दे चुके हैं जो शोभनीय नहीं कहे जा सकते किसी भी सभ्य व्यक्ति के लिए। और आज जो लालू प्रसाद जी का जो बयान आया वो भी अशोभनीय है। उनके जैसे बड़े नेता के लिए ऐसी छोटी बात कहना शोभा कहीं से नहीं देता है। मगर ये अब इससे पता ये चलता है कि नीतीश कुमार जी की क्या हैसियत हो गई है। एक समय लालू जी को उन्होंने ही सहारा दिया था, जब जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को ठुकरा दिया था तब उन्होंने ही सहारा देकर गठबंधन में शामिल कराया और फिर वो फल फूल गए 2015 में। और आज ये नतीजा है कि उनको इस तरह से वो लांछित कर रहे हैं, एक तरह से ये अपमानित करना ही हुआ। तो इसके लिए जिम्मेवार वो खुद हैं, नीतीश कुमार हैं। और फिर याद कीजिए कि विधानसभा में उनका क्या बयान आया था मुख्यमंत्री के तौर पर, विधान परिषद दोनों में। हालांकि बाद में उन्होंने जरूर अगले दिन माफी मांग ली, उसके लिए खेद व्यक्त किया। मगर जो बात एक बार मुंह से निकल जाती है वो तो इस युग में पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है, उसको आप माफी से मिटा नहीं सकते। तो ये भी बताता है कि बिहार की राजनीति किस स्तर पर चली गई है। और खास करके जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं वो इसी तरह के बयानों के लिए जाने जाते हैं। आप याद कीजिए मुलायम सिंह यादव का बयान, रेप का कोई केस हुआ था यूपी में, तो उन्होंने कह दिया कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। शरद यादव जो इन सबों के गुरु हुआ करते थे एक समय में, तो शरद यादव ने जब वो महिला आरक्षण बिल विधायिका के लिए लाया गया था तो उन्होंने कह दिया कि सब चुलकट्टी महिलाएं जीत करके आ जाएंगी। तो इस तरह के बोल जो है इन लोगों के दिल दिमाग में समाये रहते हैं। महिलाओं के प्रति क्या उनका नज़रिया है, क्या उनकी सोच है, ये इससे परिलक्षित होती है। तो ये बिहार में ऐसे बयान आमतौर पर नहीं देते हैं नेता, मगर कई बार इस तरह की बातें आ रही हैं सामने। अब ये नया दौर एक शुरू हुआ है। अब इस बार फिर दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप होंगे कि उन्होंने क्या कहा तो उन्होंने क्या कहा, एक दूसरे को जस्टिफाई करेंगे। मगर एक बार जो बात निकल गई वो निकल गई।
अच्छा। और इसके लिए खुद नीतीश कुमार जिम्मेवार है। अच्छा, हम लोग भोजपुरी में अश्लीलता का खूब चर्चा करते हैं कि भोजपुरी गानों में ये है। अब तो बिहार की राजनीति में अश्लीलता धीरे धीरे बढ़ते चला जा रहा है। ये बिहार में एक तरह से कह सकते हैं कि राजनेता, मैच्योर राजनेता, देश भर में सबसे ज़्यादा मैच्योर राजनेता बिहार के नेता होते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के नेताओं ने अपनी पहचान बनाई। लेकिन अभी हाल के दिनों में बिहार के राजनेताओं की जो हाल है उससे अब कहने में भी शर्म आने लगी है कि ये हमारे नेता हैं। नीतीश कुमार जी ने भरे सदन में जो कहा फिर तुरंत माफी मांगा। नीतीश कुमार जी ने एक मंच पर एक महिला उद्घोषिका को कह दिया कि आपका भी अभिनंदन है, तो उस पर कान में जाकर, हाँ, कान में जाकर कहा कि आपका भी अभिनंदन है। लेकिन उस बात पर राजद के एमएलसी, जिनको हटाया गया बाद में इन्हीं सब कारणों से, उन्होंने भद्दा कमेंट किया, फेसबुक पर लिखा और नीतीश कुमार पर बहुत गंदा कमेंट किया। सुनील सिंह की बात, सुनील सिंह ने किया था। अब उसके बाद अब नीतीश कुमार जब महिलाओं से संवाद करने जा रहे हैं तो लालू प्रसाद यादव ने ये बात कही। आज आरजेडी के, ये भाजपा के एक नेता ने कहा कि ये वो नेता हैं जिनकी मैंने अपनी 6-7 या 8-9 बेटियां हैं, और बेटियों के पिता जब इस तरह से बोलेंगे तो अब ये क्या, मैंने तो राजनीति की स्तर पर जा रही है। लालू प्रसाद यादव को कहा जाता है कि वो गरीबों की आवाज़ बने, उन्होंने गरीबों को उठाया और सब कुछ किया, बड़े समाजवादी नेता है। लेकिन ये भाषा जो लालू प्रसाद यादव बोल रहे हैं तो वो ठीक ही कहा विजय सिन्हा ने कि वो भी मानसिक संतुलन उनका, अब उनको इलाज की ज़रूरत है। लालू प्रसाद यादव को ये नहीं बोलना चाहिए था और उनकी निंदा हो रही है तो सही हो रही है। नीतीश कुमार को लेकर भी लोगों को डर है। तो महिला संवाद करने जा रहे हैं, वो कब क्या बोलेंगे। कल ही लड़कियों को कोई इनाम देना था, बैग देना था, उसे गले में लटका दिए, और फिर बाद में उनके अधिकारी उनको पीछे से समझा रहे हैं ऐसे मत करिए, हाथ में देना है। और इस बार उनकी यात्रा से मीडिया को दूर रखा है। वो कब, ये बहुत गंभीर बात, ये बहुत गंभीर बात है कि क्यों, क्या बात है। या तो उनके लोगों को शक है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, भरोसा नहीं, महिलाओं के बीच जाएंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे और फिर वो न्यूज बन जाएगा, तो इसलिए मीडिया को इससे दूर। नीतीश कुमार का स्वभाव नहीं अब मौका दे दिया है विरोधियों को कुछ भी बोलने का। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार, यही जो रवि जी बता रहे थे, यही सब वजह है कि वो इस तरह के विवादों में फंस रहे हैं या इस तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं। तो उन्होंने खुद ये पैदा किया है, ये परिस्थिति खुद उन्होंने पैदा की है, और ये किसी भी मायने में ठीक नहीं है। पार्टी के नेताओं को, एनडीए के नेताओं को इस पर बातचीत करनी चाहिए उनसे और कंट्रोल करना चाहिए। और जो ये बता रहे हैं कि मीडिया को दूर रखा गया है उनकी महिला संवाद यात्रा से, इसकी बड़ी वजह यही है। अब तक जितनी यात्राएं उन्होंने की हैं, सब में मीडिया की टीम को पटना से साथ लेकर के जाते थे और उनके पूरे कार्यक्रम को मीडिया कवर करती थी। तो मीडिया से ही दूर हो गए हैं। मगर अब वो मीडिया से पटना में भी दूर हो गए हैं और अपनी ये पहली यात्रा होगी जिसमें मीडिया अनुपस्थित रहेगा। तो इसके पीछे वजह यही है कि कुछ वो ऐसी हरकत करेंगे जो सूट होगा, जो खबरों की खर्चा का जो सवाल उठ रहा है उस पर खर्चा का सवाल, चूंकि मुख्यमंत्री के रूप में वो यात्रा कर रहे हैं तो वो तो सरकारी यात्रा है। 225 करोड़। हाँ, ये बिल्कुल ये वाजिब सवाल है कि आखिर आप इतना खर्च करेंगे किस काम पे, क्योंकि सिर्फ यात्रा में इतना खर्च तो ये संभव नहीं, से बात करनी है। बिल्कुल। तो ये अब इस पे कई तरह की शंकाएं पैदा होती हैं कि इतना आखिर बजट आपने लिया, क्या चुनाव की तैयारी तो नहीं 25 हो सकता है। इस तरह से सरकारी खजाने का दुरुपयोग भी होता रहा है, पूर्व में भी होता रहा है। तो शायद उसी रास्ते पर नीतीश जी भी चल पड़े हैं। वो जान रहे हैं कि बिना खर्चे का चुनाव जितना आसान नहीं होगा, तो इसी में कुछ खर्चा का की हेरा फेरी हो सकती है, ये आशंका है। और इसी को विपक्ष तूल दे रहा है, हवा दे रहा है कि भाई आखिर सरकारी मुख्यमंत्री की यात्रा तो ऐसे ही सरकारी होती है, तो उसके लिए अलग से बजट आवंटित करने की क्या जरूरत है। अब तक तो किसी यात्रा में इस तरह से बजट नहीं आवंटित किया गया था। देखिए, नीतीश कुमार जी महिलाओं से संवाद करने जा रहे हैं। ये महिलाएं ही हैं जो नीतीश कुमार की दूसरी मैंने तीसरी पारी जब उनकी शुरू हुई, महिलाओं ने उनको बहुत वो किया। ये शराबबंदी भी, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया उन्होंने, और उनकी रैली पटना के गांधी मैदान में हुई थी, वहाँ पर महिलाओं ने उनसे कहा शराबबंदी को, तो महिलाओं के कहने पर उन्हें उसका उनको फायदा हुआ। तो महिलाओं के वोट की ताकत वो समझ रहे हैं।
दूसरा, पूरे देश में ये ट्रेंड हुआ। आप देखिए मध्य प्रदेश में लाडली योजना के चलते मैंने 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में महिला, और फिर मैया योजना झारखंड में अभी कितना दिन हुआ, उस योजना के तहत सोरेन की सरकार बन गई। नीतीश कुमार को लग रहा है कि इस ताकत को पकड़ना बहुत जरूरी है और इसीलिए उनकी यात्रा ये शुरू हो रही है और उस पर खर्च भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये होप किया जा सकता है कि बिहार में भी कुछ इस तरह के लोक लुभावन वादे किए जाएंगे, महिलाओं के लिए कोई बड़ी योजना, जो भी योजना आएगी उसका बजट तो अलग से आएगा। बिल्कुल। विकास यात्राओं में नीतीश कुमार ने अनेक यात्राएं निकाली जिसमें बड़ा तामझाम होता था, पंडाल लगता था, 6-7 दिन वो वहाँ गांव में रहते थे, जगह जगह पर जाकर रुकते थे, तो उसमें खर्चा होता था। लेकिन महिला समाज, उनको भी प्रधानमंत्री की तरह रेडियो पर बोलना चाहिए था, मैं संवाद मन की बात करते महिलाओं से, वो क्या करेंगे, क्या करने जा रहे हैं। लेकिन 225 करोड़ रुपया खर्च करके महिला से संवाद करना, निश्चित रूप से ये तो सवाल उठना बहुत लाजमी है कि ये पैसा किस लिए खर्च होगा और ये कहाँ से आएगा। तो निश्चित रूप से चुनाव में खर्च करने के लिए पार्टियों को पैसा चाहिए होता है, और अब चुनाव महंगे हो गए हैं। हाँ, और आरोप तो यही लग रहा है कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के लिए चुनाव से पहले की तैयारी कर ली है, एक फंड बना। कहा जाता है कि बीजेपी सबसे ज्यादा पैसे खर्च करती है और अपने कैंडिडेट्स को जिताने के लिए पूरी ताकत देती है। नीतीश कुमार को भी मालूम है कि बीजेपी के बराबर आना है तो खर्चा तो उतना करना पड़ेगा। बिल्कुल, वो चुनाव फंड में उपयोग हो सकता है उसका, उसमें कुछ घालमेल करेंगे। राजनीतिक पार्टियां आमतौर पर ऐसा करती हैं, तो इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं कि वैसा कुछ घालमेल हो। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि ये जो यात्रा हो रही है, इसमें जिन महिलाओं से वो संवाद करेंगे वो आम महिलाएं नहीं होंगी, वो चुनिंदा महिलाएं होंगी। अच्छा। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, इसी तर्ज पर वो महिलाएं बोलेंगे। नीतीश कुमार का जनता दरबार भी इसी पर लगता है। जनता दरबार भी इसी, जनता दरबार तो खैर कुछ पूछ भी लेते थे लोग, अपनी पीड़ा लेकर के आते थे, तो कई बार अप्रिय स्थिति भी पैदा हो जाती, महिलाएं वहाँ रोने लगती थी, वृद्ध पुरुष भी रोने लगते थे कि 5 साल से 7 साल से दौड़ रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। तो वैसी परिस्थिति इस संवाद यात्रा में न हो, इसके लिए चुन करके वैसी ही महिलाओं को लाया जाएगा उनके सामने, जो उनकी जय जयकार करें, उनके गुणगान करें कि आपके वजह से ये हो गया। क्या फीडबैक मिलेगा? फीडबैक कुछ नहीं, ये एक तमाशा बनकर रह जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, जितने मंत्रियों की या राजनेताओं की, बड़े बड़े राजनेताओं के जो यात्राएं होती हैं या संवाद कार्यक्रम होते हैं, वो सब इसी तरह से होते हैं। वो जहाँ जाते हैं वहाँ पहले से पूरा साज सजावट हो जाएगा, उसको स्वर्ग के समान सजा दिया जाएगा, महिलाएं प्रशिक्षित हो जाएंगी, उनको ट्रेंड कर दिया जाता है कि ये पूछा जाएगा, ये बोलना है, ये पूछा जाएगा, उनका बाकायदा क्लास होता है। हर बड़े नेता के साथ ये होता है, तो उसी को फॉलो करेंगे नीतीश जी भी। खैर, अब देखना होगा कि नीतीश कुमार जी की ये यात्रा कितना सफल होती है आगामी 25 के चुनाव में। लेकिन बात अब तिरहुत की कर लेते हैं। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, जहां उपचुनाव हुआ और अभी भी वोटों की गिनती जारी है, क्योंकि प्रथम वरीयता में जो जादुई आंकड़ा है वो किसी भी उम्मीदवार को नहीं प्राप्त हुआ। ऐसे में दूसरे वरीयता की गिनती चल रही है। लेकिन जो सुबह कल से रुझान आने शुरू हुए और निर्दलीय प्रत्याशी शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी ने पहले राउंड से जो बढ़त बनाई, वो आखिरी राउंड तक प्रथम वरीयता की गिनती में जारी रहा। और अब माना जा रहा है कि जो लीड उन्होंने प्रथम वरीयता में ली, जनसुराज के कैंडिडेट विनायक गौतम से लगभग 10,500 की लीड, ऐसे में अब शायद उनको पछाड़ पाना मुश्किल है। रविरंजन जी कैसे देखते हैं? नहीं, निश्चित रूप से अब इसको कहते हैं विजयी बढ़त लेना। उन्होंने विजयी बढ़त ले ली है। अब तो कुछ वोट रह गए हैं जो दूसरी वरीयता का जो काउंटिंग होगा, तो उनमें जो एक फिक्स है कि इतना वोट आना जरूरी है, उसमें से अधिकांश वोट उनको मिल चुका है। और हमको लगता है कुछ सैकड़ों में वोट बाकी जैसे वैध मत जो टोटल काउंट हुए हैं वो है 69,043। ऐसे में उसके आधा कीजिएगा तो आपको 34,522 वोटों की जरूरत उतने चाहिए उनको। हाँ, तो लगभग उतना वोट 23,000 वोट उन्हें मिला है, मिल चुका है। तो अब मैंने ये शाम तक, हालांकि उससे देर शाम हो सकती है, लेकिन रिजल्ट आ ही जाएगा और ये तय हो चुका है कि वो जीत चुके हैं। अब घोषणा होनी बाकी है, क्योंकि बाकी के प्रत्याशी उतने पीछे हैं कि उतना कवर कर पाना उनके लिए। अब इस चुनाव में 3 चीजें बहुत जबरदस्त तरीके से सामने आई कि बंशीधर ब्रजवासी एक वो नेता है जो
सहनी समाज से आते हैं। दूसरा, सरकार को शिक्षकों ने चेताया है और संदेश दिया है कि शिक्षकों से भिड़ेंगे तो सरकार की मुश्किल बढ़ेगी, और इस बात को नीतीश कुमार की सरकार ने समझ भी लिया है। तभी तो कुछ दिन पहले ही, चुनाव होने से पहले ही, शिक्षकों की छुट्टियों को लेकर, उनके ट्रांसफर को लेकर और ये पोस्टिंग को लेकर ये सब तैयारी शुरू हो गई। तो हाँ, सब सॉफ्ट हो गई सरकार। तो एक तो ये हो गया कि शिक्षकों का जो वो है मजबूत स्थिति में है, और वंशीधर ने यह दिखा दिया कि एक मजबूत शिक्षक नेता विधान परिषद में पहुंच रहा है। हालांकि पहले से भी अनेक शिक्षक नेता थे, लाठी खाकर जो पहुंचे, हाँ, ये पहले अकेले दम, और एक जुझारू नेता पहुंचे। दूसरा, सहनी समाज ने एक नया नेता अपने में से खोज लिया। अब जो मुकेश सहनी कह रहे थे कि सन ऑफ मल्लाह है, तो ये वो इलाका है शिवहर का, सीतामढ़ी का, मुजफ्फरपुर का, ये वो इलाका है। माने मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र के 11 विधानसभा क्षेत्रों में आप देखेंगे खाली मुजफ्फरपुर में 67,000 वो हैं सहनी वोटर, सहनी है। तो आप देखेंगे कि सहनी मतदाताओं ने एक मुश्त माने एकजुट होकर उनको वोट किया। जो ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे लड़कों ने अपने नेता को चुन लिया, और शिक्षकों ने भी, शिक्षक तो मैंने उसको कहते हैं कि शिक्षकों ने झाड़ के वोट देना, उन्होंने जात पात नहीं देखा, तो शिक्षकों ने दिया, क्योंकि वो उनके लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने लाठियां खाई, हाँ, नौकरी खो दी। और के पाठक जी ने जो उनको बर्खास्त किया, तो अब के पाठक के लिए सामने है कि अब उनको माननीय कहना पड़ेगा, सर झुकाएंगे उनके सामने। तो एक वंशीधर माने सहनी समाज से एक नेता उभर कर सामने आ गया। अब वहाँ लोगों के सामने एक ऑप्शन हो गया, क्योंकि कैप्टन जय नारायण निषाद के बाद अजय निषाद और वहाँ एक और सहनी नेता हुए थे मुजफ्फरपुर से, इन लोगों में कोई करिश्माई नेतृत्व उनको दिखा नहीं, और हाल के दिनों में मुकेश सहनी भी फेल होते दिखे। तो एक उम्मीद की किरण की तरह बंशीधर वहां से निकल के आए हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात हुई कि एनडीए को, माने ये जो देवेश चंद्र ठाकुर ने माने अपनी एड़ी चोटी एक लगा दी कि इस सीट को नहीं जीतेंगे तो उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा दांव पर तो मैंने हो ही गई, धूमिल हो गई। और एक नेता जो रामेश्वर महतो हैं, जो सीतामढ़ी में जिनको वो टिकट नहीं मिला, वो इस संकल्प के साथ आए कि इनको किसी तरह से हराएं, तो वो उनको जीत मिल गई। माने वो जो चाहते, हाँ, वो चाहते थे तो वो हो गया। तो वंशीधर के चुनाव से सरकार की साख पर थोड़ा बट्टा लग गया, देवेश चंद्र ठाकुर की साख पर बट्टा लगा, तो उनका भी कद थोड़ा कम हुआ, और एक नया उभरता हुआ नेता विधान परिषद में पहुंचेगा, उस पर नजर जदयू की रहेगी, हमको लगता है। अच्छा, मतलब कि देखा जाए इस तिरहुत क्षेत्र को तो 5 सांसद यहाँ से हैं और सभी एनडीए के। चिराग पासवान दलित सांसद, वैशाली से वीणा देवी राजपूत सांसद, मुजफ्फरपुर से निषाद समाज के वो सांसद, सीतामढ़ी से ब्राह्मण सांसद, शिवहर से राजपूत सांसद, फिर भी एनडीए अपनी सीट नहीं बचा पाया। ये तो बड़ा सवाल एनडीए पर आ गया। बिल्कुल, ये सवाल तो बड़ा है, मगर देखिए इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो कि बंशीधर ब्रजवासी को के पाठक का आभार मानना चाहिए। अच्छा। और सार्वजनिक रूप से उनको धन्यवाद देना चाहिए कि अगर ये बर्खास्त नहीं होते, लाठी नहीं खाए होते और अनुशासनहीनता के आरोप में बर्खास्त नहीं किया जाता, तो आज नेता नहीं बने होते, कहीं शिक्षक बन के बच्चों को पढ़ाते रहते। तो के पाठक जी ने इनको एमएलसी बना दिया। और दूसरी बात है कि इनका नाम ही है बंशीधर। बंशीधर कहा जाता है श्री कृष्ण को, जिनकी बंसी की तान के आगे सारी दुनिया मंत्रमुग्ध हो जाती थी। ब्रिजवासी आदमी तो आदमी छोड़ दीजिए, पशु पक्षी भी उनके धुन पे नाचने लगते थे। तो उसी तरह बंशीधर और ब्रजवासी, तो बंशीधर और ब्रजवासी दोनों हैं इनमें, तो इनकी धुन पर भी सारे शिक्षक नाचने लगे। जो मतदाता थे वो उनके पक्ष में हो गए, और कृष्ण की कूटनीति के आगे बड़े बड़े दिग्गज धाराशाही। तो इन्होंने भी बंसी बजाई, तो बड़े बड़े दिग्गज जो राजनीति के बट वृक्ष थे उस इलाके के, सब औंधे मुंह गिर गए। तो ये एक विशेषता है। और जो आप कह रहे हैं कि 5 सांसद एनडीए के हैं, इसमें देखिए ये आम चुनाव से बिल्कुल भिन्न होता है। ये गेटिंग सेटिंग का खेल है। इसमें जो कैंडिडेट जितने ज्यादा वोटर बना सके, अपने समर्थकों का नाम मतदाता सूची में शामिल कर लेगा, उसकी जीत पक्की है।
तो इसलिए आमतौर पर जो कैंडिडेट हैं वो जानते हैं कि ये अगर विरोधी है हमारा या हमको वोट नहीं, तो उसको नहीं बनाते वोटर, अपने लोगों को बनाते। तो इसलिए इसमें कोई नेता, कोई विधायक बड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका या प्रभावी भूमिका इसमें नहीं निभा सकता। मगर देवेश चंद्र ठाकुर की स्थिति अलग है। वो उस क्षेत्र से कई बार एमएलसी रहे, उसे शिक्षक निर्वाचन से, हाँ, ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी से। तो उनका प्रभाव जरूर है। जिन मतदाताओं के भरोसे वो जीतते रहे, क्या वो मतदाता उनसे रुष्ट हैं? अगर रुष्ट नहीं होते तो वो जरूर अभिषेक झा को वोट देते, जो जदयू कैंडिडेट हैं, और वो घूम भी रहे थे उनके साथ। मगर उन्होंने अपने मतदाताओं को नाराज कर लिया है, ये स्पष्ट लग रहा है। ये नाराजगी की वजह क्या होगी? क्या बाहरी एक अभिषेक झा को मैदान में उतार देने से नाराजगी बढ़ी, या जो यादव मुसलमान कुशवाहा पर उनका बयान आया था वो भी नाराजगी का कारण है? सब वजहें हो सकती हैं जो आप बता रहे हैं, वो सब वजह हो सकती है। एक तो बयान से नाराजगी, और दूसरे की अभिषेक झा उस क्षेत्र से नहीं आते हैं, ये भी एक नाराजगी उस क्षेत्र के बिल्कुल नए चेहरा। हाँ, वो नए चेहरा उस क्षेत्र के लिए है, नौजवान है, अभी उनके सामने पूरा भविष्य पड़ा हुआ है। देवेश चंद्र ठाकुर के जो करीबी शायद इस उम्मीद में होंगे कि हमको टिकट मिलेगा। हाँ, वो भी, और वो उन्हीं के भरोसे गए ही थे कि उनकी उंगली पकड़ के हम नैया पार कर लेंगे, हमारी नैया पार हो जाएगी, मगर वो नहीं हो सका। और व्यक्तित्वों का भी फर्क पड़ता है। देवेश चंद्र ठाकुर अगर खुद उम्मीदवार होते तो शायद ये स्थिति नहीं होती, क्योंकि उनके साथ जो व्यक्तिगत जुड़ाव है उस क्षेत्र के मतदाताओं का, वो अभिषेक झा के साथ नहीं बन पाया। तो ये भी एक वजह हो सकती है उनके पराजय की। और दूसरे की शिक्षकों ने एकजुटता दिखाई इसमें कि यही व्यक्ति हमारा नेता हो सकता है। राजनीतिक दलों को तो हम वोट देके लगातार देखते रहे, हमारे साथ छल होता रहा। मुख्यमंत्री सदन में बयान कुछ और देते हैं और उन्हीं के सचिव जो हैं सो आदेश कुछ और निकालते हैं। तो इस छल छद्म की राजनीति में तिरहुत स्नातक क्षेत्र के मतदाताओं ने छेद कर दिया है, बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है, और अपना नेता खड़ा कर दिया। उन्होंने राजनेताओं पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने अपने बीच से एक नौजवान को खड़ा करके नेता बना दिया। तो ये एक बड़ा राजनीतिक असर इसका। ये भी माना जाए कि जो एनडीए के वोटर थे, खासकर सवर्ण समाज, तो एनडीए का वोटर माना ही जाता है। तो अभिषेक झा, दूसरी तरफ राकेश रोशन, तीसरी तरफ विनायक गौतम और एक संजय झा, तो क्या वोट का बंटवारा भी कारण रहा कि एनडीए बहुत पीछे हो गया? नहीं, इसमें वोटों का बंटवारा नहीं होता। इसमें तो व्यक्तिगत लॉयल जो हैं उन्हीं को वोटर बनाते ही हैं। अब जो हमारे प्रति निष्ठावान होंगे, हमारे मित्र होंगे, शुभचिंतक होंगे, परिवार जन होंगे, हम उन्हीं को वोटर बनाएंगे, तो दूसरे के पास जा नहीं सकते। इसी तरह हर उम्मीदवार ने अपने अपने लोगों को बनाया। इस बात की गारंटी इस बार दिखी नहीं कि जिसमें जिसको वोटर बनाया क्या सच में उसने उसको वोट दिया? हाँ, ये एक मुद्दा हो सकता है। नया नौजवान जो बना होगा शायद, हाँ, इन्होंने भी जरूर बनाया होगा। 50,000 के आसपास नए वोटर थे। हाँ। तो क्या वो वोटर जिन्होंने बनाए, क्या उनको वोट मिला? क्योंकि दावा तो राकेश रोशन कर रहे थे कि हम 30,000 वोटर बनाए, वोट मिला है 4,000। तो ये तो बड़ा झटका है। उसमें ये है कि ये एनडीए का जो वोटर था, जो सवर्ण वोटर जिसको कह सकते हैं, उसने आखिर समय में देखा कि हमारा प्रत्याशी जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है। और राकेश रोशन के साथ ये हुआ कि ये आखिर समय में लोगों ने देखा कि हाँ जीतने वाला नहीं है, तो वो विनायक गौतम की तरफ या दूसरी जगह वो शिफ्ट हो गए। तो ये फॉरवर्ड वोटर जो है वो शिफ्ट हो गए, जिसके कारण से दिक्कत हुआ। वो अलग अलग जगहों पर देख गए। मतलब आरजेडी तीसरे नंबर पे और जेडीयू चौथे नंबर पे। गोपी किशन की तो चर्चा ही नहीं होती थी, फिर भी वो तीसरे नंबर पर है प्रथम वरीयता में। तो ये तो पता चल रहा है कि अभिषेक झा को लेकर क्षेत्र में कितनी नाराजगी। वो मतलब नया फेस होने की वजह से अपना प्रभाव पैदा नहीं कर सके। ओवर कॉन्फिडेंस भी लगता था। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, अंत समय में तो उनका चेहरा थोड़ा सूखा हुआ था, पता चल गया। हाँ, तो जब चिराग के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। हाँ, तो ये हो गया। उसमें ये भी कहा जा रहा है कि लोजपा के लोगों ने भी उनका दिल से समर्थन नहीं दिया, वो उनके जो विद्रोही उम्मीदवार थे। अच्छा, इसमें बताया जा रहा है कि सेकंड वरीयता को लेकर बड़ी स्ट्रेटेजी भी की जाती है। लोग कहते हैं जिनको वोटर बनाए हैं, जो हमारे वोटर हैं, अब केवल हम ही को वोट दीजिए, उनको वोट मत दीजिए। ये स्ट्रेटेजी कितना काम करेगा? ये स्ट्रेटेजी काम कर गई,
जो शिक्षकों ने जो वोट दिया होगा, जो उनके साथ एकदम खड़े रहे होंगे, तो उन्होंने ये सुनिश्चित किया होगा कि जीत हो जाए ब्रजवासी जी की। तो इसलिए वो प्रथम वरीयता का ही सिर्फ वोट उन्होंने दिया अपने उम्मीदवार के लिए, और द्वितीय तृतीय वरीयता का वोट ही नहीं दिया होगा। तो ये फायदा हो जाता है। मतलब कि सत्ता, प्रशासन, धन, बल सारा फेल हो गया एक शिक्षक नेता के सामने और शिक्षकों की एकजुटता के सामने। बिल्कुल, ये तो तय है कि सत्ता के केंद्र के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। और अभी तो ये शुरुआत है। अभी देखिए बंशीधर जी की बंसी बजेगी तो फिर यहाँ क्या होगा। नहीं, एक और नया ट्रेंड आप देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में वो जो हुआ, रुपौली में निर्दलीय जीत, लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से निर्दलीय जीत, यहाँ आप देखिए निर्दलीय जीत गए। माने ये बता रहा है कि जनता के भीतर एक आक्रोश है और वो बदलाव चाहिए। और जनता, ये नए लड़के माने ग्रेजुएट जो है, पढ़े लिखे लोगों ने अपना प्रत्याशी चुना है। मतलब ये है कि सड़क पे संघर्ष कर रहा है इंसान, तो अब ऐसा नहीं कि दल के आधार पर ही वोट दे, जनता अपना मूड बना, जनता ने मूड बना लिया है, वो बदलाव चाहती है। इसीलिए जन स्वराज नया चाहती है। जन स्वराज के प्रत्याशियों का आप देखेंगे कि अभी घोषणा ही हुई पार्टी की 2 अक्टूबर को, और चुनाव में चले गए, और चुनाव में गए तो सब जगह मैंने ठीक ठाक उनको लोगों ने वोट किया है। लोगों ने यहाँ भी दूसरे नंबर पर है। तो एक जनता ने एक मिजाज बनाया है, बिहार की जनता बदलाव चाहती है। वो नीतीश जी कभी इसी में चले जाते हैं, फिर कभी उसमें चले जाते हैं, और मुख्यमंत्री वही रहते हैं। तो जनता देखिए कि बरसों से यही लोग हैं, और लंबा चौड़ा हाँकते हैं, वो गाली देते हैं, कभी वो गाली देते हैं। आंदोलन से उभरे ये नेता है, और फिर दोबारा कोई आंदोलन से उभरा हुआ नेता दिखाई नहीं दिया। अब एक शिक्षक नेता बंशीधर जी अब सदन पहुंचेंगे, लेकिन क्या 2025 में भी ये ट्रेंड हम देख सकते हैं? क्या ये मिलेगा देखने को? देखिए, इसमें प्रशांत किशोर के योगदान को भी नहीं भुलाया जाना चाहिए। प्रशांत किशोर जी ने जो पदयात्रा की, उसमें उन्होंने लोगों से यही अपील की कि अब तक आपने अपनी जाति के लिए वोट किया, नेताओं के लिए वोट किया, मगर इस बार अपने लिए वोट कीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए, अपने परिवार के लिए वोट कीजिए, अपने क्षेत्र के लिए वोट कीजिए। तो ये अपील वहाँ दिख रही है। शिक्षकों ने अपने लिए वोट किया, भले उनको नहीं किया, हाँ उनको नहीं किया, मगर अपने लिए, अपने पैसे, अपने नेता को चुना, अपने लिए खुद के लिए वोट किया कि ये नेता जाएगा तो हमारी आवाज़ बुलंद करेगा, और जो सरकार उल्टे सीधे फैसले लेते रहती है उसके खिलाफ एक मजबूत आवाज़ बनेगा वहाँ विधान परिषद में। तो ये एक बड़ी बात है। दूसरे की ये जो है बिल्कुल अराजनीतिक है, कोई इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, किसी राजनीतिक दादा परदादा इनके नहीं रहे हैं, और ये नए उभरते सितारे संघर्ष करके आ गए। बाकी के जो उम्मीदवार हैं वहाँ, उसमें से ज्यादातर देखिए कि उनकी कोई ना कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। रघुनाथ पांडे जी की एक समय तुति बोलती थी, और उनके परिवार के सदस्य हार गए चुनाव। तो इस तरह से ये एक नया ट्रेंड है, जो ठीक कह रहे हैं रविरंजन कि ये नया ट्रेंड है, और इसका असर दिख सकता है ऐसे चुनाव में। मगर इसमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि विधानसभा का चुनाव और विधान परिषद के चुनाव में जमीन आसमान का फर्क होता है। विधानसभा का चुनाव होता है सरकार बनाने के लिए, और विधान परिषद का चुनाव होता है अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए। उसमें सरकार बनाने बिगाड़ने का कोई उसमें भूमिका नहीं होती। एक आखिरी सवाल से खत्म करेंगे चर्चा को। मुकेश सहनी की आपने चर्चा की थी कि मुकेश सहनी के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। सचमुच आपको लगता है? क्योंकि मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह करते हैं, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, और क्योंकि संगठन उनका पूरे बिहार में देखने को मिलता है, यूपी झारखंड में भी है, लगता है आपको कि मुकेश सहनी को टक्कर दे देंगे बंशीधर? देखिए, मुकेश सहनी का आप देखेंगे कि उनका क्या है, पिछले चुनाव में उन्होंने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये करके कि जदयू ने ये राजद ने हमारे पीठ में खंजर भोंक दिया, और वहां से छोड़ के वो चले गए। वहां गए तो उनका स्ट्राइक रेट क्या था, वहां उनको टिकट मिला 4 सीट जीते थे। फिर वो खुद अपना चुनाव, हमारे संसद में तो वो लड़ ही नहीं पाए। लोकसभा का चुनाव वो इस डर से नहीं लड़े कि वो चुनाव हार गए। वो सन ऑफ मल्लाह कहने से वो तो झारखंड में सीट मांग रहे थे, और सब जगह कह रहे थे कि हमारे वोटर हैं, लेकिन वो वहाँ भी उनको मोदी का। तो वो मल्लाह समाज जो है, सहनी समाज, वो देख रहा है कि सन ऑफ मल्लाह केवल कहने के लिए है, ये इनके नेतृत्व में कोई करिश्माई नेतृत्व जो नहीं है। तो वो समाज एक अपना नेता खोज रहा है, और कोई इस तरह का नेता अगर निकल के आएगा तो निश्चित रूप से मुकेश सहनी के लिए ये बड़ी चुनौती घातक हो। लगता है इससे
मुकेश सहनी के बिल्कुल, मुकेश सहनी के राजनीति पर बड़ा सवाल है ये, क्योंकि मुकेश सहनी की तो वहाँ कोई भूमिका नहीं थी, मगर जो इंडिया ब्लॉक के जो उम्मीदवार थे उनके साथ, उनकी गोपी जी के साथ उनकी प्रतिबद्धता थी कि उनको जिताना है, तो उनके लोग कहाँ गए। वैसे भी मल्लाह समाज में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं, ग्रेजुएट लोग बहुत कम होंगे, उनकी संख्या कम होगी, तो इसलिए उनका कोई बहुत प्रभाव नहीं रहा। मगर ऐसे भी आम चुनाव में, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में भी उनका कोई बहुत प्रभाव नहीं दिखा कभी। एक बार जो जीत के लोग गए वो बीजेपी के लोग थे, उनके खुद का चुनाव कभी नहीं जीते, खुद का चुनाव नहीं जीत लोकसभा पाए, बिहार के, विधानसभा बिहार के। तो वो जो बातें करते हैं उसमें, और दूसरे ये कि उनकी पार्टी में ज्यादातर उन्हीं की जाति के लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो पदाधिकारी कुछ हैं वो दूसरी जाति के हैं, मगर ज्यादा आप जिला इकाइयों को देख लीजिए, सब वही भरे पड़े हैं। तो सिर्फ एक जाति की राजनीति करके आप कोई बहुत प्रभावी भूमिका निभा सकेंगे, ऐसा अब संभव नहीं। आजकल तो ब्राह्मणों को जोड़ने का एक सिलसिला शुरू किया है, संजीव मिश्रा पैनोरमा वाले जो एमडी हैं उनको जोड़ा है, कहीं ब्राह्मण वोट साथ नहीं तो आए। ये ब्राह्मण और मल्लाह का कॉम्बिनेशन कभी हो सकता है क्या? बड़ा सवाल यही है कि बिल्कुल दो अलग अलग विचारों का ये समाज है, और उसमें कैसे होगा। ये जरूर है कि मिथिला के ब्राह्मण मछली बहुत खाना पसंद करते हैं, तो ये एक जुड़ाव का माध्यम बन सकता है कि एक मछली खाने वाला, एक मछली पकड़ने वाला, तो ये एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। सन ऑफ मिथिला संजीव मिश्रा लिखते हैं। हाँ, तो दो सनों का मिलन अब क्या गुल खिलाएगा, ये अब 25 में पता चलेगा। चलिए, तो देखिए आज हम चर्चा कर रहे थे लालू यादव के उस विवादित बयान पर, साथ ही तिरहुत स्नातक निर्वाचन सीट को लेकर जो उपचुनाव हुआ और जो अब तक वोटों की गिनती जारी है। आपको स्पष्ट कर दें कि अब तक किसी के जीत हार को लेकर प्रशासन की तरफ से कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जो बढ़त बंशीधर ब्रिजवासी ने प्रथम वरीयता में बनाई, उसे देखकर लग रहा है कि आसानी से उनकी जीत हो जाएगी। अब दूसरी वरीयता की गिनती के जो परिणाम है वो क्या आते हैं, इसका इंतजार हमें थोड़ा करना होगा। हो सकता है कि जब तक ये खबरें आप तक पहुंचे तब तक वो बातें भी सामने आ जाए, औपचारिक घोषणा भी हो जाए, लेकिन फिलहाल अब तक ये घोषणाएं नहीं हुई है कि जीत हार किसकी है। 10,500 वोटों की बढ़त बंशीधर ब्रिजवासी ने प्रथम वरीयता की गिनती में विनायक गौतम जो दूसरे नंबर पे हैं उनसे बनाकर रखी है। तो देखना होगा क्या कुछ होता है, कितने वोटों से उनकी जीत हो पाती है। लेकिन फिलहाल जो तिरहुत स्नातक सीट है उसने बिहार की सियासत को गर्म किया है। मुकेश सहनी की भी चर्चा और जेडीयू आरजेडी को झटका, इसकी भी चर्चा खूब हो रही है। बने रहिएगा हमारे साथ, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।